मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारा आज का विषय ऋतुराज जी हैं। ऋतुराज, इनकी कविता कन्यादान, जो कि क्षितिज बहाग 2 कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में संकलित है। कन्यादान कविता ही आज हम पढ़ेंगे, सप्रसंग व्याख्या करेंगे। कन्यादान कविता कवि ने क्यों लिखी, क्या उद्देश्य था कन्यादान कविता लिखने का कवि का, ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले ऋतुराज जी के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। ऋतुराज, इनका जन्म सन 1940 भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी विषय में इन्होंने एमए किया था। और जो कन्यादान कविता है ये हिंदी में लिखा है। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर जयपुर में रहते हैं। ठीक है। उनके बाद उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख है। जो 8 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, कविता संग्रह, उन्हीं में से ये है। इन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान और बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। यानी कि समाज में जो मुख्य धारा चली हुई थी, लिखने की परिपाटी चली थी, उससे अलग समाज की जो लोगों की चिंताएं हैं, उनको अपने लेखन का विषय इन्होंने बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है। दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। अब कन्यादान कविता में क्या कहा है? कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ दिए गए हैं, वे आदर्श के मुलमे में बंधे होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा दिखाई न देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी ने गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त की है। सरल शब्दों में कहा जाए तो कन्यादान कविता में कवि ने शादी के बाद स्त्री जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों के विषय में एक संदेश देने की कोशिश की है। विवाह के पश्चात बेटी की विदाई के समय एक माँ अपने जीवन के अच्छे व बुरे अनुभवों का निचोड़ कर अपनी बेटी को सही व तर्क संगत सीख देने की कोशिश करती है, ताकि ससुराल में उसकी बेटी सुखमय जीवन जी सके। तो यहाँ जो मैंने बताया सरल शब्दों में, यही इस कविता कन्यादान लिखने का कवि का उद्देश्य है। अब चलिए कविता की व्याख्या करते हैं। कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कितना प्रमाणिक, स्वाभाविक, प्रमाणिक, स्वाभाविक, वास्तविक। कितना प्रमाणिक था उसका दुख। यहाँ किसका दुख है? माँ के दुख की बात कही गई है। लड़की को दान में देते वक्त
जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। दान में कब देते हैं? जब लड़की का विवाह करते हैं, उसका कन्यादान करते हैं, तो उसका दान किया जाता है। तो उसके लिए कहा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है? कवि कहते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। अपनी बेटी के कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते समय माँ का दुख बड़ा ही स्वाभाविक, प्रामाणिक, वास्तविक होता है। हर माँ को लगता है कि उसके जीवन की अंतिम पूंजी उससे दूर जा रही है। एक माँ बड़े लाड प्यार से अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करती है। अपनी बेटी के साथ माँ अपने सुख दुख बांटती है और वही उसके जीवन की साथी होती है, परंतु अब भी वह उससे दूर जा रही है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो और ये अंतिम पूंजी उससे अब दूर हो जाएगी। आगे देखते हैं। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। आगे कवि कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई थी परंतु सियानी नहीं थी, अर्थात दुनियादारी की समझ उसे अभी तक नहीं आई थी। वो भोली थी, सरल थी, उसने जीवन की जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ा था अभी तक। उसका जीवन बड़ी ही सरलता से व्यतीत हो रहा था। उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। यही कारण है कि उसे जटिलताओं का सामना नहीं किया था। अभी तक उसके जीवन में कोई दुख नहीं आए थे, कोई समस्या विपरीत परिस्थितियाँ नहीं आई थी। और यही कारण क्या था कि उसे खुशियाँ मनाना तो आता था, लेकिन परेशानियों का सामना करना नहीं आता था। कैसे परेशानियों का सामना किया जाए, कैसे विपरीत परिस्थितियों से समाधान निकाला जाए, ऐसा उसको अभी नहीं करना पड़ा था। कठिन परिस्थितियों से उसका सामना नहीं हुआ था, क्योंकि वो अभी तक अपने घर से बाहर निकली नहीं थी। दुनियादारी उसके लिए अनजान थी, दुनियादारी से वो, फिर इसलिए उसे क्या था, दुख बाँचना नहीं आता था, अर्थात उसे दुख का कोई आभास नहीं था। आगे देखते हैं। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी, धुंधले प्रकाश की। ठीक है, उसको जो बाहर की दुनिया थी वो क्या थी, उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी, जिसे वो अभी तक देख नहीं पाई थी। वो भोली भाली बच्ची थी और केवल सुखों की कल्पना में ही जी रही थी। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रींचना। आगे यहाँ माँ अपनी बेटी को नसीहत देती है, नसीहत देती हुई कहती है, सीख देती है। क्या सीख दिए? 4 सीख दिए माँ ने बेटी को। क्या क्या है? पहली सीख है कि माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रींझना। माँ कहती है अपनी बेटी से कि हे बेटी, पानी में झांक कर अर्थात दर्पण में देखकर अपनी सुंदरता पर मत रींझना। पानी में झांकेंगे अपना चेहरा दिखाई देगा, और चेहरा दिखाई देगा तो अगर कोई युवती, कोई लड़की सुंदर होगी तो उसको अपनी सुंदरता पर गर्व हो सकता है। तो माँ अपनी बेटी पर से कहती है कि तुम पानी में झांक कर अर्थात अपनी सुंदरता पर रीझना मत, सुंदरता पर गर्व मत करना, इतराना मत, घमंड मत करना, अपने चेहरे पर मत रीझना, अपनी सुंदरता पर मत गर्व करना, मत घबराना, क्योंकि अपने सांसारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा गुण काम आते हैं। गुणों का ज़्यादा महत्व होता है, सुंदरता का नहीं। आगे माँ कहती है, दूसरी सीख में कहती है माँ, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं है।
माँ अपनी बेटी से कहती है कि जो आग होती है वो रोटियां पकाने के लिए होती है, न कि जलने के लिए है। अर्थात कहने का आशय ये है कि माँ कहना चाह रही है अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी के अत्याचार को सहन मत करना। अगली सीख में कहती है वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन की। जो तीसरी सीख है वो उसमें क्या कहा है माँ ने कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। तुम वस्त्र और आभूषणों के मोह में मत पड़ता। ये तो क्या है, शाब्दिक ब्रह्म है, शब्द रूपी ब्रह्म है, स्त्री जीवन के बंधन है, तुम्हें इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। यदि तुम वस्त्र और आभूषणों के लालच में आओगी, ज्यादा वस्त्र आभूषण इकट्ठा करोगी, तो उस चक्कर में तुम्हारा बसा बसाया घर संसार उजड़ जाएगा। अंत में माँ अपनी बेटी से कहती है, जो अंतिम सीख उसमें क्या कहती है वही देखते हैं। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका मतलब ये है कि लड़की तो रहना, तुम लड़की हो, लड़की जैसा ही रहना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात लज्जा, शिष्टता, विनम्रता, ये सब स्त्री सुलभ गुण होते हैं, इनको तुम अपने अंदर बरकरार रखना। जो लड़की के, स्त्री के वास्तविक गुण है, कौन से वास्तविक गुण है? लज्जा है, शिष्टता है, विनम्रता है, ये स्त्री के स्वाभाविक गुण हैं। इन गुणों को अपने अंदर बरकरार रखना, लेकिन किसी के सामने एक दुर्बल लड़की की तरह दिखाई मत देना, और न ही अपनी निर्बलता को किसी के सामने आने देना, क्योंकि संसार में जो लोग हैं वो कमजोर और निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं। तुम्हें कमजोर निर्बल नहीं बनना है, तुम्हें एक समझदार सियानी लड़की बनना है, अपने जीवन को समझदारी से आगे बढ़ाना है। तो ये थी इस कविता की व्याख्या। अब काव्य विशेष देख लेते हैं। भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली है। शैली भावपूर्ण व प्रतीकात्मक है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। साथ ही कुछ देशज शब्द भी हैं, जैसे दुख बाचना, रीझना, सियानी, ये सब क्या है, जैसे रीझना हो गया, यहाँ पे रीझना है, और बाचना, ये बाचना हो गया, और सियानी का है ये सियानी, ये क्या है, देशज शब्द है। और शाब्दिक भ्रम, यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है, शब्द रूपी भ्रम, ठीक है, यहाँ क्या रूपक अलंकार है। और अतुकांत छंद है। जो पहला पद है, पदांश है, कितना प्रमाणिक था उसका दुख, यहाँ पे दुख की बात हो रही है, तो यहाँ क्या है, करुण रस है, दुख की बात हो रही है, तो यहाँ कौन सा है, करुण रस है। और जो तीसरा पद है, तीसरा पद क्या है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए है, वस्त्र आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो यहाँ तीसरे में क्या है, शांत रस का प्रयोग है। ये इस कविता का विशेष था, काव्यगत विशेषताएं थी। उम्मीद करती हूँ कन्यादान कविता आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। वास्तव में समझ में आई है तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिएगा। आपका दिन शुभ हो।